बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पब्लिक पल्स में हूं नम्रा तारिक। नाज़रीन, अमन मुआहदे के बाद कुरम में कशीदा सूरत हाल इस वक्त भी बरकरार है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद सूरत हाल जो है वो बेहतरी की जानिब गामजन हो जाएगी, लेकिन अमन मुआहदे के बाद आज सुबह 10:35 पर काफिला रवाना होने से कबल मुज़ाकराती कमेटी सड़क खुलवाने के लिए मसरूफ़ अमल थी कि कुछ नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में डिप्टी कमिश्नर समेत पुलिस एहलकार और FC समेत 6 अफराद इस वक्त जख्मी हुए। अमन मुआहदे के मुताबिक 75 ट्रक खाने पीने और अद्वियात समेत दीगर चीज़ें जो हैं वो करम की जानिब पहुंचा रहे थे। ये वाक़या जब पेश आया, इस पर वज़ीर आज़म ने भी इसको कंडेम किया है। उनका कहना है कि गाड़ियों के काफिले पर ये जो हमला है, जो फायरिंग का हमला है, ये अमन मुआहदे में खलल डालने की कोशिश की गई थी। हमले ने न सिर्फ काफिले को रोक दिया बल्कि अवाम को भी मजीद मुश्किलात में डाल दिया है। इसको वजीर दाखिला ने भी कंडेम किया है। वो ये कहते हैं कि कुरम में फायरिंग अमन मुआहदे को सबताज करने की कोशिश है। क्या ऐसी हरकत के पीछे बैरूनी अनासिर की मुदाखलत शामिल है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसका आंसर तलाश करने की प्रोग्राम में हम कोशिश भी करेंगे। फर्स्ट सेगमेंट में हम इस पर बात करने के लिए ज्वाइन करें जी अदनान हैदर साहब स्टूडियो में, साथ ही हमें ज्वाइन कर रही हैं आमिना शेख साहिबा। आई वेलकम यू बोथ। आमिना, आपसे स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले ये बताइएगा कि वजीर आजम ने भी निशानदेही की कुछ बैरूनी अनासिर की जानिब, सो हम क्या अंडरस्टैंड करें, क्योंकि जो सूरत हाल है वो इस वक्त निहायत कशीदा होती चली जा रही है। कुरम की ये सूरत हाल किस तरफ इशारा कर रही है जब अमन मुआहदे पर दस्तखत हो जाने के बाद फिर ये हादसा हुआ एक बार से? देखिए नम्रा, ये पहली दफ़ा नहीं है और हम कल इस पर ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि हम दुआई कर सकते हैं कि ये मुआहदे के बाद चीज़ें ठीक रहें, लेकिन हम पहले से ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद इस तरह की चीज़ें होंगी। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। और वज़ीर आज़म ने भी यकीनन जिस तरह से जिक्र किया, उन्होंने भी यही कहा कि कुछ बैरूनी अनासिर जो हैं वो इसके अंदर मतलब हमें शक है कि वो भी उनकी इन्वॉल्वमेंट है। तो ऑब्वियसली अभी हम हतमी राय तो नहीं दे सकते, इसके ऊपर कोई हतमी कमेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश फेडरल गवर्नमेंट की और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की यही है, स्पेशली फेडरल गवर्नमेंट की है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हर तरह की सपोर्ट दी जाए। उनको ऑलरेडी भी हमने जो है FC की सपोर्ट और बाकी चीज़ें रिसोर्सेज उनको दी हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो मुआहदे को तोड़ा जा रहा है और इस तरह करके फायरिंग हो रही है, हाँ। ये तो ऑब्वियसली उन रिसोर्सेज से भी आगे की बात है और इसके ऊपर इंटीरियर मिनिस्टर का भी पूरा फोकस है कि वो खुद वहाँ जाएंगे और वो खुद इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फेडरल गवर्नमेंट का यही कंसर्न है इस वक्त। और अगर ऐसा लगा कि किसी किस्म की कोई बैरूनी अनासिर की जो इन्वॉल्वमेंट है वो शामिल है, तो फिर उसको ऑब्वियसली हमें फॉरेन पॉलिसी लेवल के ऊपर उसको टैकल करना पड़ेगा। ठीक है। अब अदनान, आपको इसकी क्या वजूहात नजर आती हैं अफगानिस्तान के साथ? सबसे बड़ी वजह इसकी जो है वो इस वक्त इस मुल्क का वजीर आजम शहबाज शरीफ है। अच्छा। उससे बड़ी वजह उस सूबे का वजीर आला अली अमीन गंडापुर है। ठीक है। डूब के मर जाने का मकाम है इन दोनों लोगों के लिए कि 85 दिन हो गए हैं जी। आपको पता है आर्मी पब्लिक स्कूल में 150 बच्चे हमारे शहीद हुए थे ना, पूरा मुल्क कांप गया था। ट्रू। नमरा अब्बासी साहिबा 200 बच्चे इस वक्त तक ऐसे ही है जो जान से चले गए। 200 बच्चे क्या वो लावारसों के बच्चे थे? शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान ने जी उसकी क्या किया भला? उसमें कंडेम किया ना जी, कंडेम किया। ये वजीर आजम हमने क्या सिर्फ कंडेमेशन के लिए लगाया हुआ है, मुजम्मत के लिए लगाया हुआ है? ये वजीर दाखिला साहब जो भाग भाग के, इसलिए कि मैं चेयरमैन PCB रहूं क्योंकि वहां से करोड़ों की इनकम आती है और इनको वजारत दाखिला का इतना शौक है कि काम करने में इनकी परफॉर्मेंस जीरो है। अगर आज 85 दिन बाद भी, और जिसको बार बार मुआहदे का नाम दिया जा रहा है जी, ये इसको मुआहदा कहा किसने है? सबसे पहले ऐसी सिचुएशन में सीज फायर होता है, तो क्या सीज फायर कराया गया? जवाब है नहीं। और नम्रा अब्बासी साहिबा, कुरम इतना बड़ा मसला है कि इसको इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। कुरम इतना बड़ा मसला है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में उसकी हीट महसूस हो रही है। कुरम में जहां सैकड़ों लोग मार दिए गए, कुरम में जहां 3 महीने से जिंदगी मफलूज है, ये इतने संजीदा हैं वजीर आजम साहब, ये इतने संजीदा हैं वजीर आला KPK साहब, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला, कि उन्होंने ये 2 फरीकों के दरमियान इतने बड़े मामले को एक कमिश्नर को कहा, डिप्टी कमिश्नर साहब के मुआहदा करा दो। ये मजाक है। अगर कल को कोई इन शोहदा का, जो इस दुनिया में नहीं रहे 200-250 लोग और जो हजारों लोग 3 महीने से मैसूर हैं, उनके कत्ल का गुनाह इन 2 अफराद पर है, इन 2 हुकूमतों पर है। ये कहते हैं मुआहदा, कोई मुआहदा नहीं, ये सिर्फ एक ड्रामा था जो ड्रामा रचाया गया। अगर ये मुआहदा होता तो क्या चंद घंटे तो सस्टेन करता? मतलब इन्होंने एक सिर्फ फ्लॉस क्या नजर आ रहे हैं आपको इसमें मजीद? यार खुदा का नाम ले, ये कैसा वजीर आजम है कि 90 दिन से
कयामत बरपा है उन लोगों के ऊपर और ये बैठे मुजम्मत करते हुए। ये कैसा वजीर आला है, जवाब लेते ये हुए कैसा वजीर आला है कि वो तो वजीर आजम पे आ जाएंगे ना, वजीर आला को भी साथ में आने देना। ये कैसा वजीर आला है नहीं, मैं सबसे जिसको पहले अपना आपके महबूब- आगे फिक्र ना नहीं, करें। मैं सवाल जिसको पूछूं, सबसे please। पहले जैसे इन्होंने कहा ना, जैसे इन्होंने बड़े मजे से कहा मजे से क्या, मैंने तकलीफ से कहा नहीं, हमने सब मजे से नहीं कहा, मैंने आप तकलीफ मेरा से कहा। कमेंट सुनिए। मुझे दर्द है उन 200 बच्चों का जो इस दुनिया में नहीं रहे, मुझे तकलीफ है उन हजारों खानदानों की जो कुरम के पहाड़ों में लास्ट जिंदगी टाइम भी की जब हमने बाजी ये- हार रहे हैं, जब मुझे इनका दर्द है। भाषण आप कह रही हैं मजे से कह रहा हूं। खत्म हो जाए फिर नहीं, मैं नहीं, आप कह रही हैं मजे से कह रहा हूं, मजे मैं तकलीफ से कह रहा हूं। मजे से लास्ट टाइम भी आमिना एक इन्होंने सेकंड प्लीज मेरा क्वेश्चन ऐड कीजिएगा। लास्ट टाइम जब हमने प्रोग्राम में इस पे बात की थी, आपने कहा था कि वजीर आजम क्योंकि हमारे इंटीरियर मिनिस्टर जा चुके हैं, सो सिचुएशन को यार कौन सा cater करने एहसान की- किया भाई एक दफा जी, जाके वजीर आजम का भी वो तो दौरा गद्दाफी तक स्टेडियम नहीं हुआ। मुकम्मल करने से आपको लगता है कि उनके हुकूमत कॉन्ट्रैक्ट्स जो में कर रही है अभी फुर्सत वफाकी हुकूमत वो काफी है? नम्रा जैसे इन्होंने कहा ना, मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है और अनफॉर्चुनेटली मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद आधे से ज्यादा मसाइल की जड़ यही है। इन्होंने जैसे कमेंट किया कि जी चेयरमैन पीसीबी बने रहने का उनको बहुत शौक है क्योंकि वहां से पैसे आते हैं। मैं मोहसिन नकवी को चैलेंज करता हूं भाई, उसको कहा गया अदनान वो साहब कहता है कि वज़ारत दाखिला ले लो और मैं चेयरमैन पीसीबी रहूंगा। क्रिकेट में जिसका फोकस हो उसको क्या पता 200 बच्चे शहीद हो गए यार। जिस वक्त ठीक है, हमने आप comment वज़ीर आज़म वहां गए। उनके अंदर हौसला नहीं है रिस्पांसिबिलिटी ऑफ फेडरल गवर्नमेंट एज वेल, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एज वेल। चले अदनान आमिना का पॉइंट लेते हौसला नहीं है क्योंकि चेयरमैन जी, बताइए, आप बताएं कि आते वज़ीर आज़म गए क्यों उनको ज्यादा पैसे आते हैं, ज्यादा शोर डालने के, ज्यादा चीखे मारने के, लॉजिकल बात करने के बजाय चीखने चिल्लाने के उनको ज्यादा पैसे मिलते हैं, इसलिए उनको चीखने चिल्लाने दें। हम अच्छा उनकी चलिए, रोजी में लात वजीर नहीं आजम मारना क्यों नहीं गए? चाहते। वजीर आजम क्यों नहीं गए? अभी तक देखिए, दौरा तो बनता था दैट इज व्हाट आई एम कमिंग एट। अगर इस तरह के लोग टीवी पे बैठ आमना के, जी, 90 और दिन मैं हो गए। saying आमना this with जी, due आमना जी, respect, 90 दिन अदनान हो साहब गए। जिस वक्त आप बात सुनने का हौसला रखेंगे तब मुझसे बात आमना जी, कीजिएगा। 90 दिन में वजीर आजम ने सिर्फ मुजम्मत की है। आई सल्यूट दिस टाइप ऑफ वजीर आजम। थैंक यू वेरी मच। आपके सलूट की उनको जरूरत नहीं है। मैं ये कह रही हूँ नम्रा, अनफॉर्चुनेटली ये अलमिया है इस मुल्क का और इस मुल्क के तमाम मुश्किलों का, तमाम प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ी जड़ यही है क्या? कि हम एक दूसरे की टांग खींचने पे लगे हुए हैं। आमना जी, हम सच एक को नहीं रिपोर्ट हो कर रहा हूं। सकते, हम एक आप होके ये नहीं बताएं। सोच सकते कि ये पाकिस्तान का मसला है। हम दूसरों को बुरा भला कहने के ऊपर नहीं वो नहीं हो सकते जस्ट बिकॉज ही डज नॉट बिलोंग टू अ पार्टी दैट यू सपोर्ट। इसलिए आप ये कह रहे हैं आज आप मैं तो पार्टी तो नहीं हूं। आमना जी, आई एम सॉरी, आई एम नॉट बिलोंग फ्रॉम एनी पार्टी यार। मैं जर्नलिस्ट, मैं सिर्फ रिपोर्ट कर रहा हूं। नहीं, अदनान साहब, ये रिपोर्ट करने का तरीका नहीं। आमना जी, अदनान साहब, ये रिपोर्ट करने का तरीका नहीं है। आप दूसरों के ऊपर कीचड़ 90 रोज में एक वजीर आजम अगर नहीं जा सकता, एक मैं वजीर बता आजम रही हूँ नहीं ना, जा आप सकता। सुनने के हौसला ही नहीं देखिए, रखते। मैं तो दोनों पार्टीज को कह रहा हूं। अदनान वो कह रही है कि मैं बताती हूँ जी। आमिना, अगर आप उस सवाल का जवाब दे दें कि वजीर आजम सिर्फ गए तक क्यों मैं नहीं? ये कह रही हूँ कि आप अगर सिर्फ और सिर्फ टीवी की रेटिंग्स के लिए ये सवाल करते रहेंगे कि वजीर आजम गए क्यों नहीं, वजीर आजम गए क्यों नहीं, रेटिंग की जरूरत है। अली मीन गंडापुर को है और आप अली मीन गंडापुर को डिफेंड कर रही हैं यहाँ बैठ के। ओ भाई, मैं तो दोनों को कह रहा हूँ। चलिए, क्यों नहीं गए वजीर आजम? अदनान, let her ये finish. बात कर रही हूँ कि वजीर आजम के फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं इंटीरियर मिनिस्टर। यू कैन नॉट से एंड यू कैन नॉट क्वेश्चन दिस कि जी इंटीरियर मिनिस्टर क्यों गया और वजीर आजम क्यों नहीं गया। ये कोई कंपैरिजन नहीं है या ये कोई सीरियसनेस देखने का, ये कोई संजीदगी देखने का वो नहीं है। ऑब्वियसली सारी दुनिया में जहाँ पे हुकूमतें चलाई जाती है, वो आपकी पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लॉ एंड ऑर्डर के जितने मामलात हैं वो इंटीरियर मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंटीरियर मिनिस्टर वहां गए, जो इन्होंने मुआहदे की बात की है, मुआहदा केपी गवर्नमेंट की निगरानी में हुआ, वजीर आला की निगरानी में हुआ, उनकी इंस्ट्रक्शंस नहीं हुआ, उनकी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर हुआ। मैं समझ रही हूं, सहाफी में मैं बतौर सहाफी आपको रिपोर्ट कर रहा हूं कि यह मुआहदा डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में हुआ, लेकिन केपी के गवर्नमेंट की निगरानी में हुआ। तो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में हुआ, ये केपी के गवर्नमेंट की गलती है। केपी के गवर्नमेंट को चाहिए था कि केपी के चीफ मिनिस्टर जो है वो अपने दफ्तर में बुलाते, अपने दफ्तर में बुलाते। क्वेश्चन भी ऐड कीजिएगा प्लीज। ओ, आपका सवाल तो रहना, मेरा सवाल तो पूछने पहले प्लीज। जी प्लीज पूछे। चलिए, आपका सवाल। मुझे ये बताइए, 90 दिन पहाड़ों में मैसूर लोग जिंदगी को तरस रहे हैं। यही तो हम भी सवाल पूछ रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर क्या कर रहा था। मुझे ये बताएं, चीफ मिनिस्टर केपी के जब यहाँ पे धरने कर रहा था और जब ये कह रहा था कि मैं सर पे कफन बांध के आ रहा हूं, अभी आप खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट का कह रही हैं, ठीक है, अभी आप कह रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा अदनान साहब, आप अपने शोर में किसी और को सुनने समझने की सलाहियत भूल जाते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि वजीर आजम का वहां जाना इतना जरूरी नहीं था। असल जरूरी बात उस मसले का हल है। इंटीरियर मिनिस्टर वजीर आजम के नुमाइंदे हैं, इंटीरियर मिनिस्टर का जाना काफी है। केपी के गवर्नमेंट की बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जब फेडरल गवर्नमेंट
मिनिस्टर का जब जाना फेडरल जरूरी है, गवर्नमेंट उनकी उनको ये राय है, पूरी इसको यकीन agree- दहानी इस- दिला इसको चुकी है कि सुन हम लेते हैं। आपके साथ हैं और आपको हर तरह की सपोर्ट देंगे, उसके आगे केपी के गवर्नमेंट उसको कैसे एग्जीक्यूट करती है, दिस इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज माय स्टांस, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। जिसको समझने की सलाहियत आप अपने शोर में, जिससे आपकी शायद आपने जैसे कहा पीसीपी से पैसे ज्यादा आते हैं, आपके शायद शोर डालने से पैसे ज्यादा आते हैं। चले उसमें आप अदनान, भूल ये गए। बताइएगा कि ये जो अब हमला हुआ आज सुबह, अमन मुआहिदा बज़ाहिर तो दस्तखत हो जाने के बाद क्या समझेंगे, किस तरफ इशारा है? क्या ये दहशतगर्दी का वही रूटीन का जो हमला है ये वो है, या फिर ये जो अमन मुआहिदा हुआ उसको उसके लिए एक बड़ा थ्रेट है कि आप लोग कोई भी मुआहिदा कर लें? अब मैंने पौने को 3 मिनट मैंने आमना जी को खामोशी से सुना है। अब तो इनका मुझे ताना देना बनता ही नहीं कि मैं शोर डालता हूँ। अच्छा, अपनी बारी पे मैं जितना ऊंचा बोलूं ये मेरा गला है, इस पे इनका कोई अजारादारी नहीं है। अब पौने 3 मिनट मैंने इनको सुना, को लगभग को पौने को 2 मिनट ये भी मुझे सुन लें। चले भाई मैं अब क्योंकि कुछ ऐसी रिपोर्ट नहीं कर सकता कि इस मुल्क में आग भड़के, मैं कभी भी नहीं चाहूंगा। ये मुआहदे की कोई वॉयलेशन नहीं थी, क्योंकि मुआहदा उस तरह एग्जिस्ट करता ही नहीं था दोनों पार्टीज के बीच में। जिस तरह डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में बुला के दोनों पार्टीज पर जोर डाला गया बिना सीज फायर कराए, दुनिया में कहां होता है यार? दुनिया में कहीं नहीं होता कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और सीज फायर नहीं हुआ और मुआहदा करा लिया गया। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो इसकी बुनियाद ही गलत डाली गई। उसकी जिम्मेदारी सिर्फ अली अमीन गंडापुर पे नहीं पड़ती। हाँ, अली अमीन गंडापुर भी कसूरवार है और वजीर आजम पाकिस्तान भी कसूरवार है। अरे भाई, वो जो आपने लगाए हुए हैं पार्ट टाइम इंटीरियर मिनिस्टर साहब, वो एक दफा चले गए तो बड़ा एहसान किया उन्होंने जी, कि वो वहां पे एक दफा तो गए हैं। आमना जी बार बार इसको क्लेम कर रही है। भाई वजीर, क्योंकि जो बंदा कुरम को समझता है, जो बंदा कुरम की सेंस रखता है, ये मसला 3 तरह का है। लोकल, जिसमें अली अमीन गंडापुर का किरदार है, रीजनल जिसमें शहबाज शरीफ का किरदार है, इंटरनेशनल जिसमें शहबाज शरीफ का किरदार है। अगर कुरम के मसले को देखना है, नमरा जी फोन को छोड़ के मेरी तरफ देखिए, अगर कुरम के मसले को देखना है, आपने सुने हैं, तो उसके 3 पहलू हैं। एक पहलू अली अमीन गंडापुर का, 2 पहलुओं पे वजीर आजम ने काम करना है। तो वजीर आजम यूं पेंट कोट पहन के उड़ान पाकिस्तान का इफ्तिताह करते हुए ये नहीं कह सकते कि मैं बड़ी मजम्मत करता हूं। शहबाज शरीफ 75% रिस्पॉन्सिबल है। इमरान खान वाली चप्पल पहन के करते अदनान की तरह, तो शायद इनको मैं पहनता हूं इमरान खान की चप्पल, मैं इमरान खान का ड्रेस भी पहनूं। आप मुझे डिक्टेट करेंगे मैंने क्या पहना है? आप वज़ीर आज़म को भी मैंने पूरे कपड़े इमरान खान जैसे पहने हुए हैं। दिस इज माय चॉइस यार, आप नहीं बता सकते कि मैंने क्या पहना है क्या नहीं पहना। आप बात करें फैक्ट्स पे। शहबाज शरीफ जिम्मेदार है। आपने शहबाज शरीफ की ड्रेसिंग के इमरान खान से क्या लेना देना? मैं किसी पार्टी शहबाज शरीफ का पैंट नहीं, आपने तो पार्टी बना दिया यार। मैंने तो वहां खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है, मैंने तो उनको भी रगड़ दिया। आमना जी, आप ले रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीएमएलएन, माने कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या वजीर आजम का काम मुजम्मत करना है? क्या कुरम साउथ अफ्रीका में आता है, पाकिस्तान में नहीं आता कुरम? जब मामला रीजनल और इंटरनेशनल भी है, तो क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वजीर आजम और वफाक पे नहीं आती? ऐसा किसी ने नहीं कहा। आपने कहा अभी। चले आमिना, आपको क्या लगता है फिर हल क्या है इसका? क्योंकि आप कह रही हैं कि वहां पे इंटीरियर मिनिस्टर का चले जाना काफी है, तो अगर काफी होता फिर हमें तो ये मसाइल मजीद ना देखने पड़ते ना। अब मुआहदे के बाद भी ये हो रहा है। So what do you think is the solution? आमना जी को बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए कहना चाहिए कि वफाक की हुकूमत में, जो कि इनकी पार्टी की हुकूमत है, वो रिस्पॉन्सिबल है। खत्म होगी बात। नमरा, देखिए, मैंने जो बात की, मैं इनकी तरह चीखना चिल्लाना नहीं जानती हूँ, ना मैं समझती हूँ, मुझे मत दे, मेरा गला है, मैं अपने टाइम पे बोलता हूँ। आप एक स्टिकर लगा लें यहाँ पे, मेरा गला मेरी मर्जी। औरत मार्च वाले खुश हो जाएंगे आपसे। चले, अच्छा, आप मैं बात जो एक्चुअल काम की बात है ना, जो सीरियस स्लोगन आ गया, जो सीरियस बात है, हाँ, एक नया स्लोगन हमने सीख लिया है। आवाम में बहुत सारे लोग शायद इनसे इंस्पायर होके कहें मेरा गला मेरी मर्जी। चले ठीक है। बहरहाल ये आवाम का मसला है, पाकिस्तान की आवाम का मसला है, ये सीरियस मसला है। ये चीखने चिल्लाने के लिए नहीं है। हमारे बच्चे मर रहे हैं, पाकिस्तान के बच्चे मर रहे हैं, वो केपी में हो, वो सिंध में हो, वो बलूचिस्तान में हो, वो पाकिस्तान के बच्चे हैं। ये जुमला मैं आज इनकी बातों से इंस्पायर होकर नहीं कह रही, यही जुमला मैं कल भी कह चुकी हूँ कि हमारे बच्चे, अगर इनको कोई तकलीफ होती है, अगर हमारे बुजुर्गों को दवाई नहीं मिलती, अगर लोगों को खाना नहीं मिलता, तो मुझे तकलीफ होती है। सिर्फ मुझे तकलीफ नहीं होती, मेरे वजीर आजम को तकलीफ होती है, मेरी वजीर आला को तकलीफ होती है। आपको ये भी पता है कि पिछले दिनों वजीर आला ने अपनी जो एयर एम्बुलेंस है पंजाब से वहां भिजवाई थी कुछ पेशेंट्स को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए। अब बात ये, नो, आई एम नॉट सेइंग दैट इज इनफ, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, क्योंकि इन्होंने पीएमएलएन का ताना दिया हुकूमतों को, तो मैंने ये बताया कि पीएमएलएन की पॉइंट फिर देख लेते हैं हम। मैंने ये बताया कि पीएमएलएन की क्या कमिटमेंट है अपनी आवाम के साथ। जो आपने जहां तक कहा, मैं इस बात को पूरी तरह ओन करती हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर पाकिस्तानी फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और
फेडरल गवर्नमेंट हर पाकिस्तानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, लेकिन जहां तक किसी स्पेसिफिक सूबे के अंदर कोई मसाइल हल करने का है तो ऑब्वियसली फेडरल गवर्नमेंट का रोल एक होगा, एक उनका जो है एक असिस्टिव रोल होगा, वो उनको सपोर्ट करेंगे, हर तरह से सपोर्ट करेंगे। जब बॉर्डर एरिया आ जाता है असिस्टिव रोल नहीं रहता, खुदारा लोगों को मिसलीड नहीं, मैं बिल्कुल ये बॉर्डर एरिया है, इसमें वफाक का इक्वल रोल बनता है, बल्कि ज्यादा रोल बनता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी है। वफाक अपना पूरा रोल प्ले कर रही है, करना चाहिए और करती रहेगी, और ये बात बारहा वजीर आजम खुद भी कह चुके हैं। नो 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 नो, वजीर आजम ये खुद भी कह चुके हैं, वजीर आला ये खुद भी कह चुके हैं। देखिए आप क्या चाहते हैं कि वजीर आजम वहां पे एक गन लेके चले जाए और बंदूकें चलाना शुरू हो जाए, या अदनान हैदर साहब की तरह चीख चीख के बोले और स्टिकर लगा ले कि मेरा गला मेरी मर्जी। दैट इज नॉट नीडेड नम्रा, दैट इज नॉट नीडेड। पीएमएलएन ने, वजीर आजम ने, वजीर आला ने, हम लोगों ने इंतशार की सियासत ना की है और ना हम इंतशार फैलाना चाहते हैं मुल्क में। अगर इंतशार कहीं पे हो रहा है किसी सूबे में, हम उसको रोकना चाहते हैं प्यार मोहब्बत से, मुज़ाकरात से, चीजों को के मसाइल का हल निकाल के। और यही प्रॉब्लम आ रहा है, ये जो आप आज मुआहदा टूटने की बात कर रही हैं, अगर आप उसके पीछे देखें असल प्रॉब्लम यही आ रहा है, जिस प्रॉब्लम की निशानदेही मैं उस वक्त से कर रही हूं जब से आप ये ताना दे रही हैं कि जी वजीर आजम क्यों नहीं गए। मैं ठीक है सवाल पूछ रही हैं, आपका हक बनता है, लेकिन आपका सवाल जिस दिन से ये है कि वजीर आजम क्यों नहीं जा रहे, मैं उस दिन से आपको इस बात की निशानदेही मेरा भी नहीं, अवाम का सवाल है कि जब किसी सूबे में मसाइल होते हैं, कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम होता है, हमें बहुत सारी चीजों को आपस में देख के, पॉलिटिकल सिनेरियो को, पॉलिटिकल ज्योग्राफिक सिनेरियो को, सब चीजों को देख के उस मसले का हल करना पड़ेगा। अगर केपीके में इस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट है और पीटीआई वाले ये कहते हैं कि हम वजीर आजम की गवर्नमेंट के ऊपर हमला करना चाहते हैं और कफन पहन के इनके ऊपर हमला करेंगे, अब ऐसे हालात में अगर वजीर आजम जाके उनके साथ एक टग ऑफ वॉर में इन्वॉल्व हो जाए और उनके सूबे के ऊपर अगर कह दे कि नहीं जी आप साइड पे, एक सेकंड मेरी बात, अगर इस वक्त वजीर आजम वहां जाके ये कह दें कि जी आप सारे घर बैठ जाएं और मैं आके यहाँ पे गन लेके जो है वो बॉर्डर पे लड़ाई करने लगा हूं, फिर आपका ये सवाल होगा और इनका ये शोर होगा कि वजीर आजम ने वजीर आला को साइडलाइन कर दिया, वजीर आला इलेक्टेड वजीर आला थे, उनकी चलने नहीं दी, उनकी पावर को चैलेंज कर दिया। पॉइंट ये है कि हमने मसाइल का हल अपने सियासी एटमॉस्फेयर को देखते हुए, डेमोग्राफिक एटमॉस्फेयर को देखते हुए। मेरे पॉइंट का आपके पास जवाब नहीं है। क्या वजीर आजम को इतना तकलीफ हो रही है जो आप महसूस कर रही हैं यहाँ बैठ के, तो उन्होंने कोई एपीसी बुलाई हो, कोई एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया जी, एपेक्स कमेटी का इजलास कल हुआ है, उसमें ये चीज डिस्कस हुई है। डिस्कस हुई तो सानू भी दसना प्लीज। नहीं, उसके अंदर डिस्कशन हुई है कुर्रम के हालात के ऊपर, कुर्रम में मरने वाले बच्चों के जनाजों और कफन का इंतजाम किया जाएगा। नहीं, ये बिल्कुल डिस्कशन 90 दिन गुजरने के बाद आज आपने बैठ के कहा कि जी वजीर आजम ने उसकी मुजम्मत की। मैं आपसे सवाल, कुर्रम के मासूम लोग ये मुजम्मत वजीर आजम के मुंह पे मारते हैं, जो भूख से मर रहे हैं, जो प्यास से मर रहे हैं, जो गोलियों से मर रहे हैं, जो हालात से मर रहे हैं, और वजीर आजम इस्लामाबाद में बैठ के उसकी मुजम्मत कर रहे हैं। अदनान, ये संजीदगी का आलम है। अदनान प्लीज ये बताएं कि जो अफगानिस्तान के साथ इस वक्त हमारी सूरत हाल है, भारत हमारा पहला पड़ोसी है, क्या ऐसी वजूहात इतनी संजीदा हैं जहां पे हम लोगों के प्रोविंसेस, हम लोगों की आवाम इस तरह से सफर कर रहे हैं? क्या पॉलिसी फौरी तौर पे हमारी हुकूमत को इख्तियार करनी चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या फेडरल गवर्नमेंट है, फौरी तौर पे क्या क्या इकदाम करने चाहिए कि ये मसाइल हमारे हल हो जाए और हमारे पाकिस्तानी सफर ना करें? आमना जी, सॉरी नम्रा जी, प्रॉब्लम ये है, हाँ कंफ्यूज हो गया हूं, क्योंकि मेरे अंदर उन बच्चों को जो इस वक्त दुनिया में नहीं रहे और उनका कत्ल शहबाज शरीफ और अली अमीन गंडापुर के हाथों पे, मुझे उन बच्चों का खून मुझे मेरे माइंड को धुंधला सा देता है, इसलिए कंफ्यूज हो जाता हूं, क्या करूं मैं। और अगर यही हालात रहे तो पागल हो जाऊंगा, जब सारे मार दिए जाएंगे भूख से, प्यास से, गोलियों से, तो पागल हो जाऊंगा। आप चाहते यही हैं कि अवाम पागल और अंधी हो जाए और आपको वोट करती रहे और आप बैठ के मुजम्मत करते रहे ठंडे से कमरे में। बताएं आप यूं ना लेना, मैं बोल रहा हूं ना, जब आप बोलती हैं तो मैं खामोशी से सुनता हूं, जब मैं बोलता हूं तो आपको लुकमे देने होते हैं, हालांकि मेरी आवाज को और मेरे जुमलों को आपके लुकमों की जरूरत नहीं है, आप सच सुनना ही नहीं चाहती। प्रॉब्लम ये नहीं है। अदनान आप जवाब दीजिएगा मेरे सवाल का। जिस मुल्क में पार्ट टाइम वजीर दाखिला हो वहां इस तरह के मसले हल नहीं हो सकते। और शहबाज एक तो वो पार्ट टाइम वजीर दाखिला हुए, और दूसरा शहबाज शरीफ साहब उन पे ऑर्डर नहीं दे सकते, मोहसिन नकवी ने ऑर्डर देना होता है शहबाज शरीफ साहब को। तो जब इंटीरियर मिनिस्ट्री इस तरह हो चुकी हो, एक मलगूबा सा बन चुका हो, तो तब हालात नहीं संभल सकते। कुरम क्योंकि बॉर्डर एरिया बनता है, अब कुरम में दो फरीक हैं और दोनों फरीकों में कहीं ना कहीं एक सेक्ट का एलिमेंट जरूर शामिल हो जाता है। अब उसमें
देखिए वो उसके डायनामिक्स बज़ाहिर, डिफरेंट है. जी, जमीनों से मामला शुरू हुआ, जमीनों से होता हुआ वो सेक्ट में Sectarian चला गया, violence बना, जी, सेक्टेरियन से बिल्कुल. होता वो मामला अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जा चुका है. आपको ईरान को एंगेज करना पड़ेगा, आपको अफगानिस्तान को एंगेज करना पड़ेगा, और अफगानिस्तान और ईरान को एंगेज करने के लिए अनफॉर्चुनेटली हमारे इसी वजीर आजम को आगे बढ़ना पड़ेगा. अब ये वजीर आजम के लिए संजीदगी का चैप्टर ही नहीं है, उनके लिए कुरम मैटर ही नहीं करता. कुरम तभी मैटर करता है जब उन तक को बात पहुंचा दी जाती है. अदन, मुझे ब्रेक की कॉल आ गई, मुझे ब्रेक शामिल करनी है. नाज़रीन, कुरम की सूरत हाल इस वक्त जो है वो इंतहाई खींची चली जा रही है. यहाँ पे सवाल ये नहीं, जहाँ पे दीगर बहुत से सवाल आते हैं, बल्कि यहाँ पे कि ये वजूहात क्या बनती जा रही हैं, ये सब क्यों कशीदा होता चला जा रहा है. उसके साथ ही यहाँ पे एक सबसे अहम सवाल वो ये कि वजीर आजम की जानिब से अभी तक वहां का दौरा क्यों नहीं किया गया. वजीर आजम वहां खुद जाके सूरत हाल को किसी और अंदाज में, अगर ये स्ट्रेटेजी काम नहीं आ रही तो इसको डील किस तरह किया जाएगा, ये सवाल जो है इंतहाई अहम है. हम इस पर भी डिस्कशन करते हैं इस ब्रेक के बाद. वेलकम बैक टू पब्लिक पल्स. नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के बैरूनी महाज के साथ अंदरूनी महाज अगर देखा जाए, वहां पे भी ज्यादा मुश्किलात का शिकार दिखाई देने लगी है उनकी पार्टी. जहां पे तहरीक इंसाफ की क़यादत हुकूमत और कानूनी महाज पर नबर आजमा है माजरत के साथ, वहीं पर तहरीक इंसाफ की अंदरूनी हालत भी कुछ सुधरते हुए नजर नहीं आ रही है. बानी पीटीआई की अहलिया का तहरीक इंसाफ की आखिरी कॉल जो थी 26 नवंबर वाली, 24 टू बी वेरी प्रिसाइज, उसके बाद से बुशरा बीबी का सियासत में आना हम सब ने देखा. उनका किरदार बड़ा ही वाज़े तौर पे हम सब ने देखा. लेकिन वहीं पर कुछ खबरें आती रहीं कि वो पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है, और जो क़यादत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो भी सीनियर क़यादत, सियासी क़यादत, वो काफ़ी परेशान नज़र आती रही. लेकिन अब जो गुज़िश्ता पूरे हफ्ते से खबरें सामने आ रही हैं वो ये कि जो कानूनी मामलात हैं उसमें भी बुशरा बीबी का किरदार अब सामने आना शुरू हो चुका है. वो मुदाखलत कर रही हैं, जिससे अगेन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी क़यादत है वो इंतहाई परेशान है. बुशरा बीबी ने काजी अनवर एडवोकेट के जरिए मुल्क भर के जो भी वकला हैं उनकी फहरिस्तें मंगवा ली हैं. बुशरा बीबी ने काजी अनवर को केसेस पर हतमी मुशावरत का पाबंद भी कर दिया है, और वकला को बानी पीटीआई से मुशावरत से भी रोक दिया. क्या ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये जो बुशरा बीबी की इन्वॉल्वमेंट है, ये तहरीक इंसाफ की पोजीशन को स्ट्रांग करेगी या वीक करेगी? इस पे बात करते हैं. हाफिज एहसान साहब हमें ज्वाइन करें. हाफिज साहब, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द क्लोज डोर्स? ये जो बुशरा बीबी की अब इन्वॉल्वमेंट, खुद बता रहे हैं पार्टी के कुछ रहनुमा, और ये जराए बता रहे हैं खबरें कि बुशरा बीबी के इन्वॉल्वमेंट से सब परेशान है, तो परेशानी की वजह वजह क्या बनती है? एक तो ये है कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की वाइफ है उनका हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट रोल है, और अगर आप जब वो प्राइम मिनिस्टर साहब काम भी कर रहे थे तो उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर जो थे वो अपनी वाइफ का अक्सर जिक्र किया करते थे कि जी उनका एक जो रूहानी रोल लेकिन उन्होंने हमेशा कहा कि सियासी किरदार नहीं, फटे हुए कपड़े भी सीती थी उनके, फटे हुए सियासी किरदार नहीं रहा उनका. अच्छा, अब दूसरा उसके अंदर ये है कि वहां से जो लीगल प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हुए हैं ना, उसके अंदर भी मेरा ख्याल बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स जो थे, उनमें ये आपका गिफ्ट वाला फैक्टर भी था कि जब बाहर के ममालिक से आए तो उसमें से 108 गिफ्ट जो थे वो गए, जब घर की तरफ गए तो बहरहाल अगर 108 गिफ्ट्स ना जाते फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के पास जो थे वो एक था, तो शायद ये तोशा खाना 1 और तोशा खाना 2 जो है वो भी नहीं आते. बट एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इस सारे प्रोसेस के अंदर जो है पीटीआई का जो है एक पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग का भी एक इशू है, और दूसरा जो है लीगल स्ट्रैटेजी जो है उसके अंदर भी एक इशू है. अगर एक एक केस को अगर आप देख लें तो उसके अंदर जो है अगर आप उसकी लीगल स्ट्रैटेजी के अंदर चले जाएं, मतलब आप देख लें कि आपके सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला आया था जो ये डिक्लेरेशन के ऊपर था, तो उसकी जो क्रिमिनल अपील थी उसको सस्पेंड करवाया नहीं गया, और एक जो सिविल साइड पे ऑर्डर हुआ उसको करते रहे, और प्राइम मिनिस्टर साहब को सजा होगी उस चीज के अंदर. इसी तरह जो दूसरे मैटर्स हैं कि जहां जहां चाहे आपका जो साइफर का स्टेज 1 स्टेज आए या उसके बाद अभी भी जो मामले चल रहे हैं, तो एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के अंदर एक इशू तो है, और उस इशू को दो ही लोग एड्रेस कर सकते हैं, या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खुद उसको एड्रेस कर सकते हैं, और अगर उन्होंने इजाजत दी है अपनी वाइफ को कि जी आप इस चीज को, क्यों बता रहे हैं कि उन्होंने मना किया बानी पीटीआई को इन्फॉर्म करने से कि जो भी मैं तब्दीलियां करने लगी इससे मुतालिक? नहीं, ये मुमकिन ही नहीं है ना, ये तो है नहीं है कि लॉयर्स की, ये तो मुमकिन ही नहीं है कि लॉयर्स की जो है ये इमरान खान कीमा पे हो रहा है.
نہیں اگر جو بھی وہ کر رہی ہیں میرا یہ خیال ہے کہ اس کے پیچھے فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی کانکرنس یا کنسلٹیشن ضرور ہے، اور وہ آپ کو نظر بھی آئی تھی کہ جب آپ دیکھیں نا کہ جب یہ آپ کا 24 والا دھرنا تھا تو اس کے اندر بھی کہا گیا کہ سنجانی از دا بیسٹ پلیس، لیکن جو فارمر جو وائف تھی فارمر پرائم منسٹر کی انہوں نے کہا نہیں ہم نے ڈی چوک کے اندر جانا ہے، تو ڈیسیژن میکنگ کے اندر ان کا ایک افیکٹو جو ہے وہ رول ہے، لیکن میں سمجھتا یہ ہوں کہ لیگل اسٹریٹجی جو ہے اس کو اگر بار بار چینج کریں گے یا اپنے لائرز کے اوپر مسٹرسٹ کریں گے یا آپ یہ کہیں کہ جی اب ہمارے دوست ہیں قاضی صاحب جو ہیں بٹ وہ ماشاءاللہ اس ایج کے اندر ہیں کہ شاید ان کی فزیکل موومنٹ جو ہے وہ اتنی اڈیالہ کے اندر یا ہائی کورٹس کے اندر وہ اتنی نہ آئے، تو اگر ایک چیز چل رہی تھی اور کئی چیزیں کنکلوژن کی طرف چلی گئی ہیں، کئی اس پروسیس کے اندر ہے، تو میرا خیال ہے کہ لیکن ضرور ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے فارمر پرائم منسٹر کا جو ہے ان کی بھی تھوڑی سی مرضی ہو، کچھ ان کا اپنا ہو، اور بالکل ایک بات بھی ٹھیک ہے جب آپ کے اوپر کیسز بن رہے ہوں چیزیں ہوں ریزلٹ اورینٹیڈ نہ آئے تو پھر ایک انزائٹی تو آتی ہے نا جی کہ آپ کبھی ایک لائر چینج کر لیتے ہیں، مثلا کبھی آپ ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر اور ہے، ہائی کورٹ کے اندر اور ہے، سپریم کورٹ ہے، تو ان کا ایک رائٹ ہے کہ وہ اپنے لیے اپنی مرضی کے مطابق جو لائر انہیں سوٹ کرے اس کو وہ کر سکتی ہیں، لیکن جتنے لائرز نے اب تک کام کیا یہ ہے ان کو یہ کہنا جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے فارمر پرائم منسٹر کو بھگانا نہیں ہے، تو میرا خیال ہے یہ بات مناسب ہے۔ چلیں ٹھیک ہے آمنہ، جو مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہوا اس کے بعد سے حکومت کا آلدو اگر ایک اینڈ پہ دیکھا جائے تو بہت پازیٹیوٹی دکھائی دیتی ہے کیونکہ ڈائیلاگ کے ٹیبل پہ فائنلی پہنچ آئی دونوں پارٹیز، لیکن اس کے بعد سے جیسے آپ کے سیاسی مشیر بتا رہے رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم کس بات پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں، کیا آپ کے تو وہ کیسز چل رہے ہیں، عدالتیں فیصلہ کریں گی، سو یہ کہیں نہ کہیں کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ حکومت کے رویے میں کچھ تلخی آ رہی ہے۔ آپ بتا سکتی ہیں کہ کیا وجہ ہے حکومت کی سیکنڈ راؤنڈ کے بعد یہ تلخی کی؟ دیکھیے نمرہ، پہلی بات یہ ہے کہ میں ایسا نہیں سمجھتی ہوں۔ دیکھیے رانا صاحب نے اگر کوئی کامنٹ کیا ہے تو وہ ایک انہوں نے پرسنل کیپیسٹی میں بالکل ایک اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، کیونکہ اسپیکر صاحب جو ہیں ایاز صادق صاحب وہ انہوں نے میٹنگ کال کی تھی، انہوں نے کمیٹی بنائی، انہوں نے اپنے چیمبر میں میٹنگ کال کی، اور آپ کو پتہ ہے کہ سیکنڈ میٹنگ کے بعد انہوں نے باہر نکل کے کہا کہ جی چیزیں پازیٹیوٹی کی طرف جا رہی ہیں، بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ اب بات یہ ہے، اس پہ ہم بڑی تفصیل میں کل بھی بات کر چکے ہیں، اس بات کو کیا میں دوبارہ سے ریپیٹ کروں۔ بات یہ ہے کہ سنجیدگی تو پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں دکھائی جا رہی نا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک شخص آپ کو روز کہتا ہے یہ مجھ سے بات نہیں کرتے ہیں، یہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، یا عوام کی بات نہیں سننا چاہتے، یا عوام کے نمائندے کی بات نہیں سننا چاہتے، اور ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ آئیں، آپ ہمیں اپنی بات سنائیں، ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں۔ جب ہم ان کو بلاتے ہیں، پہلی میٹنگ ہو جاتی ہے، دوسری میٹنگ ہو جاتی ہے، اس وقت ان کے پاس کوئی بات نہیں سنانے کو۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں وقت دیں کہ ہم اپنا چارٹر آف ڈیمانڈز پیش کر سکیں۔ سو اس کے اوپر کل ہم بڑی تفصیل میں ڈسکشن کر چکے ہیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ پھر 4 مہینے سے عوام کو بے وقوف کیوں بنا رہے تھے؟ جیسے 25 سال سے جس دن سے یہ پارٹی بنی ہے اس دن سے عوام کو بے وقوف بنا رہے، اسی طرح پچھلے 4 مہینے سے عوام کو بے وقوف بنا رہے، یہ کہہ کے کہ یہ حکومت مذاکرات نہیں کرنا چاہتی۔ حکومت نے کمیٹی بنائی، حکومت نے آپ کو دعوت دی، اپنے پاس بلایا، بٹھایا، عزت دی، شفقت دی، کام کرایا، بات کی۔ آپ کے پاس چارٹر آف ڈیمانڈز ہی نہیں ہے، آپ کس مذاکرات کو رو رہے ہیں؟ اب اگر حکومت کا کوئی ایک نمائندہ آ کے یہ کامنٹ کر دیتا ہے پرسنل کیپیسٹی میں، اس کو پکڑ کے بیٹھ جائیں گے۔ میرا جواب پہلے دے دیں کہ آپ کا چارٹر آف ڈیمانڈز کدھر ہے؟ آپ چارٹر آف ڈیمانڈز نہیں لائے، آپ پہلے چارٹر آف ڈیمانڈز نہ لانے کی نہیں تو پچھلے اتنے مہینوں سے جو عمران خان سے روز جا کے بات کر رہے ہیں۔ I get that. And I would also want to add a comment to your last question، کیونکہ اس کو سر نے بڑے اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے سمجھایا، اور مجھ سے بہتر ماشاءاللہ سینئر ہیں، لیکن ایک دو چیزیں میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ جو آپ نے بشرا بی بی کے ہاتھ میں لیگل معاملات آنے کی بات کی ہے نا، تو ایز دیئر پولیٹیکل رائیولز تو مجھے بڑا خوش ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے بری چیز عمران خان کے لیے کچھ نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر یہ آج سے تھوڑا پہلے بنا دیتے ان کو لیگل معاملات کا، تو شاید عمران خان صاحب ابھی تک پھانسی چڑھ چکے ہوتے۔ یہ تو شکر ہے کہ ابھی تک بشرا بی بی نے لیگل معاملات نہیں، کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے پی ٹی آئی کے پاس بڑے اچھے لائرز ہیں، پولیٹیکل ڈفرینسز اسائڈ، جس پارٹی کے پاس سلمان اکرم راجہ، میں یہی کہہ رہی ہوں پولیٹیکل ڈفرینسز اسائڈ، جس پارٹی کے پاس سلمان اکرم راجہ جیسا وکیل موجود ہو اور وہ اپنے لیگل معاملات بشرا بی بی کے ہاتھ میں تھما دے، جو آدھے سے زیادہ، جیسے حافظ صاحب نے کہا کہ آدھے سے زیادہ لیگل معاملات تو ہیں ہی ان کی وجہ سے، جو وہ تحفے لیتی رہی اور بیچتی رہی، اور 4 کیرٹ دی رنگ ہونی چاہیے کہ 5 کیرٹ دی ہونی چاہیے، جب یہ تماشا چلتا رہا تو ان کی وجہ سے چلتا رہا۔ اور ماشاءاللہ سے بشرا بی بی کو اسسٹ کرنے جا رہی ہیں مشال یوسف زئی، میرا ان سے ایک چھوٹا سا انٹریکشن ہے، اور مجھے بڑی ہنسی آئی جب بعد میں مجھے پتا چلا اس انٹریکشن کے بعد کہ وہ لائر ہیں۔
तो जितनी देर मेरा उनसे इंटरेक्शन था, कोई 10-15 मिनट का, पब्लिक न्यूज का एक शो अनीक नाजी साहब करते होते थे, बड़ा सीरियस शो होता है, उस शो में मेरा उनसे 10-1 मिनट का इंटरेक्शन था। कोई लीगल बात उस औरत ने नहीं की। ठीक। पूरे शो में वो बैठ के मुझे सिर्फ ये कहती रही कि जी आपकी हुकूमत को कार्डियोलॉजी के स्पेलिंग नहीं आते। चलें ठीक है। तो मतलब इस किस्म के नॉन सीरियस कैरेक्टर्स को अगर उन्होंने बना दिया है तो फिर मतलब अल्लाह का फजल है। 190 मिलियन पाउंड केस का भी फैसला आने जा रहा है। वो बज़ाहिर तो तहरीक इंसाफ, बल्कि इमरान खान खुद मानते हैं कि मेरे खिलाफ फैसला आएगा। आपको क्या लगता है कि तहरीक इंसाफ को क्यों लग रहा है कि ये फैसला उनके खिलाफ आएगा? उसकी क्या टेक्निकल ग्राउंड्स पर अगर देखा जाए? एंड देन सेकेंडली ये भी बताएं कि अगर फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ आता है, शेख वकास अकरम ऑल्दो एड्रेस कर चुके कि उसके बावजूद हमारे मुज़ाकरात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या आप भी यही समझते हैं कि मुज़ाकरात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डीरेल नहीं हो सकते? नंबर एक तो ये है कि पॉलिटिकल डायलॉग के अंदर जब जाएं तो पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे आपकी रिस्पांसिबिलिटी ये होती है कि टीओआरस जो है वो लिख के लेके जाएं, और जब आप लिख के लेके जाएं बात तभी आगे बढ़ेगी। और अगर अभी तक आपने अपने टीओआरस लिखे नहीं हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका अभी वो लेवल ऑफ ट्रस्ट जो है वो बिल्ट नहीं हुआ कि जिसके अंदर आपकी कमेटी को ये कहा गया हो, यानी कि पीटीआई वाली साइट्स के ऊपर कि आपने इन पॉइंट्स पे बात चल रही थी बुनियादी तौर पे 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर कि उसका फोरेंसिक ऑडिट आना चाहिए। तो अगर आप 8 फरवरी के जो बज़ाहिर जो चीजें आ रही हैं, अगर आपने 8 फरवरी को कंसीड किया है तो बात आ गई है अगले 9 मई का बेटर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल है या नहीं होना चाहिए। तो अगर मामला चला गया, अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला पेंडिंग है, अगर पीटीआई भी गवर्नमेंट के अंदर आती तो ऑपोजिशन को यही कहती कि जब मामला सब जुडिस सुप्रीम कोर्ट के अंदर है तो लेट्स द सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड। तो इसका मतलब ये है कि 9 मई वाला वो भी नहीं। अब तीसरा जो उसी के अंदर है प्लानर्स पे बात है। अब वो प्लानर्स जो है वो जनरल फैज की एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये मुमकिन नहीं है नमरा कि आपके मुल्क के 62 प्लेसेस के अंदर आप जाएं और वहां के ऊपर जाके इन सारी चीजों को जो है वो आप हिट करें और आप ये कहें कि इसके पीछे प्लानिंग भी नहीं है, ये इसे प्रोवोक भी नहीं है। तो है अब अगली चीज जो है 190 मिलियन पाउंड्स की अगर लीगली देखा जाए तो ये है कि एक सेटलमेंट जो है वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो बैरियर टाउन से करती है और वो 460 अरब के ऊपर करती है और उसके ऊपर एक अकाउंट्स खुलता है और वो 25-25 अरब की आपने इंस्टॉलमेंट्स देनी है और ये मामला जो है वो अप्रैल में स्टार्ट होता है। अभी ट्रस्ट आपका बना नहीं है तो उसके जो बैरियर टाउन जो है वो इन्हीं में से जो एक एक्यूज हैं उनके नाम जमीन भी ट्रांसफर कर देते हैं, तकरीबन 458 कनाल के करीब जो है। उसके बाद अगली चीज ये है कि जिसको फैसला खिलाफ आएगा इमरान खान। मैं ये समझता हूं कि अगर फैक्चुअली देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर के मुतालिक जो उन्हीं के कैबिनेट मिनिस्टर्स ने कहा है या आपके रूल्स ऑफ बिजनेस है 1973 के अंदर या एक ऐसा अकाउंट जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट का अकाउंट ही नहीं है उसके अंदर आपने ऑथोराइजेशन की है या आपकी एनसीए जो है उसने आपकी जो डील है वो पहले कर ली है नवंबर के अंदर, आप दिसंबर के अंदर आप उसे कर ले है। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी चीजें सीरियसली हैं और ये शायद जो है इनके लिए लीगल चैलेंजेस आएंगे। ठीक है, आमिना ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। अगर 30 सेकंड्स में बताएं कि अगर तहरीक इंसाफ जुडिशल कमीशन अगर हुकूमत बनाने पे रजामंद हो जाती है नेक्स्ट फेज में आके, तो अगर तहरीक इंसाफ ये कह दे कि सीनियरिटी की बेसिस पे जुडिशल कमीशन बनाया जाए जजेस वगैरह से मुतालिक, सो हुकूमत इसके बारे में सोच सकती है? देखिए, तहरीक इंसाफ कुछ भी कहे, बात यह है कि हमारा पहले दिन से गवर्नमेंट का जो स्टांस है वो बड़ा क्लियर रहा है। जो भी चीजें डिस्कस होनी है वो म्यूचुअली अग्री होनी है, वो बैठ के बात होनी है उसके ऊपर। उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम अभी से प्री एम्प्ट कर दे कि जी हम यस सर करेंगे। और जो हाफिज साहब ने भी बात की, एक उसमें और चीज ऐड करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि जो मैटर सब जुडिस है उसके ऊपर कैसे, अनफॉर्चुनेटली उनकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल कमेंट में ये करना चाहती हूँ कि मसला ये है कि हम इस वक्त एक ऐसे ऑपोजिशन से डील कर रहे हैं जो कहते थे कि जो इस्टेब्लिशमेंट हो जनरल फैज की और कोर्ट हो उमर अता बंदियाल की, जिसको दोनों चीजों को हम चलाएं, तीनों लोग गठजोड़ से हुकूमत चलाएं, जिसका जो दिल करे वो करते फिरे। तो वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस वक्त की हुकूमत भी यही करेगी, हम कोर्ट्स के मैटर्स पे भी डिसीजन ले लें, हम एस्टैब्लिशमेंट के मैटर्स पे भी डिसीजन ले लें। ये बात मैं बारहा कह चुकी हूँ कि ये नहीं होगा। अगर मुज़ाकरात होने हैं तो पॉलिसी मैटर्स के ऊपर होंगे, जुडिशियल मैटर्स के ऊपर, इंस्टीट्यूशनल मैटर्स के ऊपर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। चलें, ठीक हो गया। नाज़रीन, कोविड-19 2000 में आया था, 2019 का ये जो पेंडेमिक था उससे आज तक अवाम बल्कि पूरी दुनिया बाहर नहीं निकल पाए थे, पूरी दुनिया इसका शिकार हुए और फिर आज तक बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन आज एक और हम आपसे ब्रेक के बाद शेयर करेंगे एक और वबा जो कि जिस चाइना से ही बाय द वे उसकी खबरें आ रही हैं कि उसकी तशखीस हुई है, वो क्या है और उससे कैसे बचा जा सकता है, इस पे बात होती है इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू पब्लिक पल्स। नाज़रीन, चीन में कोरोना वायरस के बाद एक नए वायरस ने जन्म ले लिया। इससे पहले कोरोना वायरस की इब्तदाई इत्तलात भी चाइना से ही मौसूल हुई थी। चीन का सरकारी मीडिया के मुताबिक ये वायरस 14 साल और उससे कम उम्र बच्चों में फैल रहा है तेजी से। इसका नाम जो है वो HMPV वायरस है। ये पहली मर्तबा सन 2000 में सामने आया था। अमेरिका में हर साल 5 साल से कम उम्र बच्चे जो हैं वो इस वायरस से मुतासिर होते हैं। कुछ खबरों के मुताबिक इस वायरस की अलामात भी कोरोना वायरस से ही मिलती जुलती हैं। चीन में इस वायरस से बचाव के लिए कोरोना जैसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत भी जारी कर दी गई। वही सेम SOPs इख्तियार किए जा रहे हैं। पाकिस्तान पे इसके क्या असरात हो सकते हैं, इसके अलावा फिर पाकिस्तान की हुकूमत क्या कर चुकी है अब तक और क्या करने जा रही है, इस पे बात करते हैं। हमें ज्वाइन करें जी डॉक्टर सजाद कैसर, जो कि साबिक सेक्रेटरी है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। सजाद साहब, आपको खुशामदीद भी कहते हैं प्रोग्राम में। सबसे पहले तो बताइएगा कुछ तफसीलात कि ये वायरस क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और आवाम फिर इससे बच कैसे सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। एक्चुअली लोगों को ये समझना है कि ये कोई ऐसा वायरस नहीं है कि जिसमें कि हम परेशान हो, पैनिक नहीं होना चाहिए। मैं ये देख रहा हूँ कि लोग जो है इस वायरस का नया वायरस करके कर रहे हैं। ये वायरस ऑलरेडी अमेरिका के अंदर, अभी आपने अपने इंटरव्यू में बताया है, ऑलरेडी है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में भी मौजूद है काफी दिनों से। और चूंकि मैं एक ENT सर्जन हूँ और मैं इस तरह के नजला जुकाम के पेशेंट बहुत देखता हूँ, तो जो सिम्टम है वो यही जाहिर करते हैं कि जो कोरोना वायरस लाइक सिम्टम्स है। और उसमें जो है वो चूंकि लोग थक चुके हैं टेस्ट कराते हुए या डायग्नोसिस करते हुए, जब उनको कहा जाता है कि जी आप कोरोना लग रहा है, आप इसका टेस्ट करा लें, तो लोगों को भी अच्छा नहीं लगता और हमें भी अच्छा नहीं लगता कि आप टेस्ट कराते रहे। तो सजाद साहब, अगर ये वायरस, अगर माजरत के साथ आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, अगर ये वायरस पहले से, जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी बताया कि ये 2000 से चला आ रहा है, सो अभी जाके एकदम से इसकी हाइप जो बनी है और जो पैनिक एकदम से पूरी दुनिया में आ रहा है, ये किसके बारे में है फिर? जी, ये बिल्कुल इसी के बारे में है। ये देखें जो व्हाट्स डिफरेंट नाउ, ये, हाँ, मेरी बात पूरी कंप्लीट करने दें जी प्लीज। जी, ये जो वायरसेस है ना, इसके स्ट्रेन चेंज होती रहती है। कोरोना वायरस तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो वायरसेस हैं इसमें ये अब जो है आपको वायरस डिफरेंट नाम से आते रहेंगे, ये स्टॉप होंगे नहीं। क्योंकि हमारे अब जो नई जो सारी चीजें होती जा रही है, इन्वेंशन है, नए जो पोल्यूशन है, जो गंदगी है, जो और दूसरे मसले मसाइल हैं, जो लेबोरेटरी में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उन सब की वजह से ये वायरसेस जन्म लेते रहेंगे। नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि जी हमें ये देखना है कि ये वायरस का क्या हमें इफेक्ट कर सकता है हमारी लाइफ में। क्या ये कोरोना की तरह इसी तरह से हमारे लिए प्रॉब्लम करेगा, लाइफ थ्रेटनिंग है? तो ये लाइफ थ्रेटनिंग बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल सिंपल फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो लोग बुजुर्ग हैं, 60 साल से ज्यादा उम्र है, बच्चे हैं, या जो लोग कमजोर हैं, जैसे कि उनको ऑलरेडी सांस की प्रॉब्लम्स हैं, रेस्पिरेटरी अपर लोअर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि उनको फेफड़े के अंदर कोई बीमारी है, उनको सांस की नालियों के अंदर कोई बीमारी है, या कैंसर है, या कोई इस तरह की दवाइयां वो ले रहे हैं, तो उनके लिए ये खतरा हो सकता है। बाकी एज सच कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जो फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं वो होती हैं और जो 3-4 दिन में लोग ठीक भी हो जाते हैं। कुछ केसेस में उनकी जो सूंघने की ताकत और कुछ लोगों में टेस्ट जो है वो चली जाती है। कुछ लोगों को थोड़ा सांस की प्रॉब्लम कुछ दिन रहती है, कुछ लोगों को खांसी कुछ दिन चलती रहती है, और कुछ लोगों को जोड़ों में दर्द और जिस्म में दर्द कुछ दिन चलता रहता है। अदरवाइज वो अपना रूटीन का काम करते रहते हैं। चलें, ठीक है। सजाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आमिना, एक तो हमें ब्रीफ कर दीजिएगा कि बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि इतना डेडली नहीं है आवाम के लिए, लेकिन फिर भी आवाम कहीं ना कहीं पैनिक कर जाते हैं, तो हुकूमत ने कोई खास तौर पे कोई इक़दाम अगर किए हैं तो वो प्लीज बताइएगा। नम्रा, देखिए डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से ये चीज़ एक्सप्लेन की, और जैसे हमारे रिलीजन में भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें बताया कि सफाई निस्फ़े ईमान है, तो हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए, एज अ नेशन भी करनी चाहिए कि आधी से ज़्यादा बीमारियां जो हैं आर बिकॉज ऑफ आर क्लिनलीनेस, हाइजीन इशूज़,
ہماری جو پولوشن ہے اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں آتی ہیں, ہماری جو فوڈ انٹیک ہے جو اس کے اندر آرٹیفیشل نہیں, obviously تو پوری دنیا میں بیماریاں آ رہی ہیں, پاکستان میں اکیلے میں تو پوری دنیا کی صفائی کرا لیتے ہیں, پوری دنیا کی صفائی ہونی چاہیے. لیکن میں ویسے کہہ رہی ہوں کہ عام عوام کے اس پہ دیکھیں, حکومت جو ہے obviously میڈیکل لیول پہ تو ان چیزوں کو اس طرح سے ٹیکل نہیں, خدا نہ خواستہ اگر کوئی وائرس ہے جو آیا ہوا ہے تو حکومتی اینڈ پہ تو سب سے ضروری یہ ہے کہ حکومت کا فوکس, اور یہ ہے بھی آلریڈی, آپ کو پتا ہے پنجاب میں بھی میڈم نے ستھرا پنجاب پروگرام آلریڈی شروع کیا ہے. پوائنٹ آگے مجھے ایک So we need to focus on those things. اچھا حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ اس ٹاپک سے علیحدہ سوال ہے, میں چاہتی ہوں کہ اس کو آپ ضرور ایڈریس کریں. وہ سویلینس کے جو ملٹری ٹرائل سے متعلق فیصلہ تو چلے ابھی پینڈنگ ہے, لیکن سویلینس کو ریلیف بھی ملا عدالتوں سے. اب وہ ان سویلینس کا کیا فیوچر ہوگا, اس کے علاوہ جن کو ریلیف مل چکا, اگر جوڈیشل کمیشن بنتا ہے اس کی مجھے سمجھائیے گا کہ کس طرح سے اس کو تشکیل دیا جائے گا, اور پھر فیوچر کیا ہے ان لوگوں کا جن کو ریلیف مل چکا اور ان کا بھی جن کو ریلیف نہیں ملا. اچھا, ایک تو یہ ہے نمرا کے جو پہلا والا ایریا ہے کہ چونکہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے کہ جو ہم فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ جو ہے ان کی مشروط ہوگا ان کی سزاؤں کے ساتھ, یعنی کہ سزائیں جو ہیں وہ مشروط ہوں گی سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ. اگر کل عدم قرار دیے اگر سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ جو 23 اکتوبر والی ججمنٹ ہے وہ ٹھیک ہے, اور ریٹروسپیکٹیولی جو 60 سال پرانا لا جو ہے جو پاکستان کی سپریم کورٹ نے الٹرا وائز کیا ہے وہ ججمنٹ ٹھیک ہے, تو پھر یہ ساری جو سینٹنسز جو ہیں یہ نہیں رہیں گی, یہ اسٹے نہیں کریں گی, اور یہ میٹرز جو ہیں آپ کے اینٹی ٹیررزم کورٹ کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے, چونکہ کرائم تو ہوا ہے. دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ جو پاکستان کی سپریم کورٹ نے 23 اکتوبر کو کیا وہ انپریسیڈنٹڈ تھا کہ ایک ایسا سیٹلڈ ایشو جو سیولینز کا ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل ہے وہ 1972 سے 2022 تک ہوتا رہا ہے, اور 1972 سے لے کے نمرہ 2022 تک 1875 ایسے سیولینز ہیں جن کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوا, اور پی ٹی آئی دور کے اندر 2018 سے 2022 تک 180 ایسے سیولینز ہیں جنہوں نے ان لاز کی وائلیشن کے ٹرائل ہوا. اور جب 21 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ آئی تو پشاور ہائی کورٹ کے اندر جو 250 سے زیادہ ملٹری کورٹ سے کنوکشن کو سیٹ اسائڈ کیا گیا, تو پی ٹی آئی نے 2019 کے اندر ایز اے فیڈرل گورنمنٹ کے طور پر ان سزاؤں کو چیلنج کیا, اور وہاں پہ کہا یہ ڈیو پروسیس آف لا کی بھی وائلیشن نہیں ہے جو سپریم کورٹ 1975 سے کہتی آئی ہے. انہوں نے کہا کہ اس کے اندر کوئی فیئر ٹرائل جو ہے وہ بھی پروسیس وائلیٹ نہیں ہوا, آرٹیکل 10 وائلیٹ نہیں ہوا. جو پاکستان کی سپریم کورٹ 1975 سے 2023 تک کہتی آئی تھی اسی کو پی ٹی آئی نے 2019 کے اندر کیا. تو یہ ایک آفٹر تھاٹ پولیٹیکل موو کے طور پر اسے استعمال کیا گیا ہے, اور 1972 سے لے کے آج تک پاکستان کی کسی بھی فورن گورنمنٹ نے آپ کے ان ملٹری ٹرائل جو سویلینز کے اندر تھے جنہوں نے آرمی ایکٹ کی, آفیسر سیکریٹ ایکٹ کی وائلیشنز کی, انہیں کبھی بھی اس طرح ٹارگٹ نہیں کیا گیا. تو دوسرا بات یہ ہے کہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگے یہ چیزیں کافی پہلے مکمل ہو جانی تھی. اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر معاملہ اتنی دیر پینڈنگ نہ رہتا, یہ سپریم کورٹ ان ٹرائلز کو روکتی نہ, تو یہ سزائیں جو تھی پہلے, اور اس میں بھی ایک سمبولک آپ دیکھیں کہ پورے ملک کے اندر جو ہے 62 جگہوں کے اوپر یہ آؤٹ بریکس ہوئے, ان ملٹری انسٹالیشنز تھیں کراچی, ادھر لاہور سے لے کے پشاور, میاں والی اور آپ کا راول پنڈی اور بہت سے اور ایریاز سے فیصل آباد, تو اس کے اندر صرف 103 لوگوں کو ٹرائی کیا گیا. اور ان 103 کو بھی جب سپریم نے سینٹنسز کو کہا تو اپریل کے اندر 20 لوگ ایسے تھے کہ جن کو پارڈن یہ ریمٹ کیا گیا, اور ابھی 19 کو کر دیا گیا. صرف 48 لوگ ہیں کہ جن کو بھجوایا گیا ہے کہ آپ کورٹ آف اپیل کے اندر, اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ بھی اس کا اپلائی کریں گے تو شاید دے دے, چونکہ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ ایک ہیومینیٹیرین گراؤنڈز ہے, اور دوسرا یہ چیزیں سمبولکلی ٹرائی کی گئی ہیں کہ اگر آپ ان لاز کی وائلیشن کریں گے تو آپ کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے. یہ ہے بنیادی چیز جس کو ہم نے پالیٹکس کے اندر اور اپنے پولیٹیکل ڈیکوٹمی کی طرف قرار دے دی جاتی ہیں, تو آپ یہ کہہ رہے کہ اے ٹی سی پھر معاملے نہیں, وہ تو لا تو ہے نا جی, وہ تو لا, وہ تو دیکھیں نا, وہ تو سارے کہتے ہیں کہ اے ٹی سی کے اندر آئے گا. لیکن چیز یہ نمرا کہ جو چیز ایک سیٹلڈ ہے پاکستان کے اندر 5 ممبرز لے کے 14 ممبرز تک, میرا خیال ہے کہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے لیے مناسب نہیں تھا کہ منورٹی بینچ نے جو ہے وہ فیصلہ کیا جس کو آلریڈی الٹرا وائرس کی بجائے انٹرا وائرس پاکستان کی سپریم کورٹ کہہ رہی ہے, اور یہی وہ سارے پوائنٹس ہیں جو ایپلیٹ بینچ ان کو کنسیڈر کرے گا. ٹھیک ہو گیا. احسان صاحب آپ کا بہت شکریہ میں جوائن کرنے کے لیے. آمنہ آپ کا بہت شکریہ میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین آپ نے سنی, آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.